हाँ जी बच्चों, आपका गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में देखो बहुत कुछ बताया है कि व्यंजन जो हैं हम एक-एक करते जा रहे हैं। जैसे कि आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नासिक, नासिक। आज जो मेरा विषय है वो है द्वित्व व्यंजन, ठीक है? द्वित्व जो व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन कई बार अपने आप को दोहराते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को दोहराते हैं। पहले स्वर रहित व्यंजन, फिर वही स्वर युक्त व्यंजन आता है। यानी कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले स्वर के साथ व्यंजन आता है, फिर स्वर युक्त व्यंजन आता है। एक बार स्वर के बिना और एक बार स्वर युक्त। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब देखो इसके उदाहरण, जैसे है मक्का, ठीक है? मक्का में देखो ये जो आधा क है, इसमें क्या है? स्वर नहीं है, यानी स्वर रहित व्यंजन। और क में स्वर है। तो जब ऐसे दो अक्षर इकट्ठे आते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह देखो कच्चा, आधा च, पूरा च, आ। यहाँ आधा च आया, यानी च के अंदर स्वर नहीं है तो हम उसे आधा लिखते हैं ना, मतलब व्यंजन को। तो ठीक इसी तरह कच्चा। अब अगर हमें इसे मतलब कि इसका विच्छेद करना हो, अलग अलग लिखना हो, तो जैसे देखो क ये आधा है, इसको हम ऐसे हलंत लगाएंगे, दैट मीन्स स्वर निकल गया। क के अंदर अगर हम अ लिख देते हैं तो वो पूरा क हो जाता है, ठीक है? इसी तरह देखो, अर्थात अगर हमें मक्का है, इसका संधि विच्छेद करना हो, इसे अलग अलग लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? म के नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब ये अकेला स्वर है, व्यंजन है, इसके अंदर से स्वर अ। क्योंकि म में जब अ आता है तभी वो हलंत के बिना अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आधा जो क था वो लिख दिया हलंत, फिर अगला क प्लस हलंत प्लस अ, ये अगला क है, प्लस आ की मात्रा। तो ये हमारा क्या बन गया? मक्का, ठीक है? इसी ये तो थे द्वित्व व्यंजन, ठीक है? इन्हें क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। यानी कि जब दो व्यंजन इकट्ठे आते हैं, एक जिसमें स्वर नहीं होता, दूसरा जिसमें स्वर होता है, लेकिन दोनों एक ही अक्षर होते हैं, जैसे क और क, ठीक है? च और च, ठीक? ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि आज की आपको इस द्वित्व व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं, ठीक है? आगे आगे मैंने आपको बताया, आज हमारे ये व्यंजन मैं आपको समाप्त कर दूंगी, मतलब टोटली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगला जो वीडियो है उसमें हम व्यंजनों के बारे में ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, सभी प्रकार के व्यंजनों के बारे में। लेकिन इन व्यंजनों के बाद एक ऐसा अक्षर है जो 3 बार प्रयोग में आता है, लेकिन हर बार जब उसका प्रयोग होता है तो वो मात्रा के रूप में बिल्कुल अलग नज़र आता है, ठीक है? ज़्यादातर बच्चों को ये र जो है कहाँ पर किस तरह से लगाना चाहिए, या उसकी आवाज़ कैसे प्रोनाउंस होगी, मतलब कैसे उसकी आवाज़ निकलेगी, इसके बारे में नहीं पता चलता, ठीक है? आज मैं आपको उसी र की आवाज़ यानी ध्वनि और उसके प्रयोग के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? जैसे कि र व्यंजन जो है वो 3 प्रकार से प्रयोग में आता है। वैसे तो 4 प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कर, तो उसमें कर कर, ठीक है? मर मर मर, ठीक? जहाँ पर भी र, बार, हार, र आता है वो सिंपल भाषा में पूरा र लिखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि र जो है वो मात्रा के रूप में, या आप कह सकते हैं कहीं वो नीचे आता है, पैरों में आता है अक्षर के, कहीं वो ऊपर आता है, कहीं वो बीच में आता है। उस वाले र के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। ज़्यादातर बच्चों को हिंदी लिखते समय ये परेशानी सबसे ज़्यादा आती है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम र जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है,
उस व्यंजन के बारे में बताऊंगी जिसमें र व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि हलंत वाला र। ठीक है, अब इसे देखो, हम इस र को क्या बोलते हैं? रेफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ। ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस र की मात्रा को कैसे बोला जाएगा। इसे हम बोलते हैं रेफ। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? जो वर्ण अक्षर है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप इसकी उदाहरण देखिए, कार्य। कार्य में जो र है वो य के ऊपर, यानी वर्ण अक्षर के ऊपर लगा हुआ है र। इस वाले र को हम बोलते हैं रेफ। ठीक है, जैसे वर्षा, इसमें भी र ऊपर आया। अब देखिए, क हलंत प्लस आ, हाँ यहाँ पर एक अ मिसिंग हो गया है, ये देखिए अ। ठीक है, क, फिर अ प्लस बड़े आ की मात्रा प्लस र हलंत वाला प्लस य हलंत वाला प्लस अ। अब देखिए ये क्या बन गया? कार्य। अगर आप कार्य को बोलेंगे, ये रेफ वाला र आता तो वर्ण के ऊपर है, लेकिन ये दो अक्षरों के बीच में, इसकी जो ध्वनि है वो दो अक्षरों के बीच में आपको सुनाई देगी। और जब हम इसको विच्छेद अलग अलग कर कर लिखेंगे तो भी इसे बीच में ही लिखा जाएगा। जैसे कार्य में य को बाद में लिखा, र हमने पहले। आप जब इसका ध्वनि उच्चारण करेंगे, इसे बोलने की आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, बार बार इसको प्रयोग में लाएंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कार्य बोलते वक्त कार्य, कार्य र। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जब उन्हें कार्य, वर्षा शब्द सुलेख मतलब बोला जाता है कि डिक वर्ड के तौर पे बोले जाएंगे, तो वो कार्य में ज़्यादातर बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता, वो का के बाद र लिख के य लिख देते हैं कार्य। तो र जो है इन दो अक्षरों के बीच में ही लिखा जाता है। और इसको मैंने आपको खोल कर भी दिखाया, विग्रह कर कर भी दिखाया अलग से। इसी तरह वर्षा, वर्षा में देखिए व के नीचे हलंत प्लस अ प्लस र, देखिए र फिर से बीच में आ गया, प्लस श षटकोण, श क्षत्रिय प्लस श षटकोण प्लस बड़ा आ, तो ये क्या बन गया? वर्षा। ठीक है, समझ आया बच्चों? आशा करती हूँ कि ये र रेफ वाला जो कि वर्ण के ऊपर डलता है समझ आया होगा। तो हम हिंदी भाषा कला में, मतलब हिंदी भाषा को सीखना एक कला है। जब आपको हिंदी भाषा समझ में आ जाएगी, ये छोटी छोटी बातें आपके क्लियर होती जाएंगी, तो आप हिंदी भाषा में प्रवीण होते जाएंगे। कहने का भाव, हिंदी भाषा आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, और देखो कोई भी चीज़ है, जब तक हम उसे प्रयोग में नहीं लाते, उसका बार बार अध्ययन नहीं करते, और उसका उच्चारण, अध्ययन के साथ साथ उसका उच्चारण और लिख कर देखना, ये तीनों चीज़ें ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको मैं हर बार कहती हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, सुने, समझें और लिखकर बार बार प्रयास करें। लिखने के साथ साथ बोलने का भी प्रयास करना है। ठीक है, तभी आपको ये क्लियर होगा। अगला हमारा जो दूसरी तरह से र मात्रा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें भी र हलंत में ही लिखा जाएगा। जो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, ये व्यंजन भी स्वर रहित होता है, लेकिन जो र है वो स्वर युक्त होता है। ठीक है, इसे नीचे पदेन के, पदेन के रूप में लगाया जाता है। पदेन मतलब पैर में, पद यानी पैर। ठीक है, पदेन, आप इसी से ध्यान रख सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी कोई प्रश्न होता है ना, उसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया पदेन, इसे क्या बोलते हैं? पदेन अक्षर। तो पद में डलने वाला, पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे अब आप अक्षर देखिए, प्रश्न, प के पैर में
र आया हुआ है। इसे अगर हम विग्रह करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प प्लस र, क्योंकि प भी आधा हो गया, र प्लस अ प्लस श प्लस न प्लस छोटा अ। तो ये क्या हो गया? विच्छेद कर कर प्रश्न। ठीक है, आपको पता चला प के पैर में र डला, प दे प्रश्न। इसी तरह प्रेरणा। ठीक है, प के पैर में देखो हलंत प्लस र प्लस छोटी ए प र, हाँ छोटी ए की मात्रा, ये थोड़ा सा पेन ओवर राइट हो गया है। ए की मात्रा जो प के ऊपर डली हुई है, प्लस र हलंत वाला, प्लस अ प्लस अण प्लस आ की मात्रा। ठीक है, अगर हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो प्रेरणा ऐसे बनेगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं चलता कि पैर में र क्यों डलता है या उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत से मतलब किसी को इतना ध्यान में नहीं रहता, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि पदेन क्यों कहा जाता है। पदेन वाला र, बच्चों आप इसे पदेन वाला र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी जो व्यंजन है उसके पैर में पड़ता है। ठीक है, प एक व्यंजन है, उसके पैर में पड़ा। प्रश्न, प्रेरणा, क्रश। ठीक है, ऐसे ब्रश। ठीक है, इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जो हमारा ये जो आज का अध्याय है वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको दो दो उदाहरणें ही दी हैं। लेकिन जब आप ध्यान में लाएंगे, पढ़ेंगे हिंदी भाषा को, रोज़ 2 लाइनें ज़रूर रीड करें, अध्ययन ज़रूर करें। कोई भी पुस्तक एक पढ़नी स्टार्ट करें, चाहे उसकी 2 लाइनें रोज़ पढ़ें, लेकिन एक नियम बनाएं। ठीक है, हिंदी भाषा में तो आपको जो मैं बताती जा रही हूँ उनसे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए जो भी अक्षर आएंगे तो आपको वो क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा रूप। ठीक है, र का तीसरा। र जो है देखो एक ही है, लेकिन वो मात्रा के रूप में 3 प्रकार कैसे आ रहा है, ये सबसे मुश्किल है, सबसे टफ है। बच्चों को सबसे मुश्किल यही लगता है। एज मतलब मैं भी एक अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते मुझे पता है कि बच्चे ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। उन्हें इस मात्रा के बारे में नहीं ध्यान में रहता कि कौन सा र क्या कहलाता है, र की मात्रा और कैसे वो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम तीसरे र की ओर प्रयोग में चलते हैं। व्यंजन जोड़ने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह के साथ पदेन लगाया जाता है। अब देखो हल चिन्ह भी लगेगा और पदेन भी लगाया जाता है। यह रूप अंग्रेजी के उल्टे वी की तरह लगता है। जैसे देखो ये उल्टा वी है ना, ऐसे लगता है। बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये कैसे लगता है, क्यों लगता है और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हुआ, व्यंजन जोड़ने के लिए इसके नीचे एक हल चिन्ह के साथ एक पदेन की मात्रा भी लगती है और ये मिलकर क्या बन जाता है, अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह। ठीक है, पहले वाले र को रेफ बोलते हैं, दूसरे वाले र को पदेन बोलते हैं, तीसरे वाले र में हल, हलंत और पदेन दोनों इकट्ठे आते हैं, तो ये उल्टा अंग्रेजी का वी अक्षर बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे इसके उदाहरण है ट्रेन। ट्रेन में ट के पैर में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वी अक्षर लगा हुआ है। ये देखो हलंत कैसे जाता है, ऐसे, और रेफ जो पदेन है वो कैसे लगता है, ऐसे। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, वी। अब हम इसे अलग करेंगे तो ट के पैर में हलंत प्लस र प्लस छोटी ए प्लस न प्लस अ, तो ये क्या बन गया, ट्रेन। ठीक है, क्या बन गया ये, ट्रेन। इसी तरह ड्रम। ड्रम में भी ड के नीचे देखो वी डली हुई है, ड के पैर में रेफ सॉरी हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ प्लस म प्लस अ, ड्रम।
ठीक है, समझ आई बच्चों? तो ये तीनों प्रकार की र की जो मात्रा है वो मैंने आपको बताई, और साथ में ही मैंने द्वित्व व्यंजन के बारे में भी बताया। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको समझ आया होगा, और इसके साथ ही हमारे सभी प्रकार के व्यंजन समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले हमने स्वर किए, फिर व्यंजन किए, और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। गुरुकुल में आपका स्वागत है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो ज्ञान है अगर हम उसे बढ़ाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान बांटने से उसका फ़ायदा होता है, तभी उसमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जब हम एक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं तभी उसमें अच्छा लगता है ना? तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और सबसे ज़रूरी बात, बार बार इसका सही से ध्वनि उच्चारण भी करें, और इसे लिखकर भी देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इसके जैसे और शब्द ढूंढें, उन्हें लिखें, उन्हें प्रैक्टिस प्रयोग में लाएं और बार बार अध्ययन करें, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।